तो सारी होगी ना, रिकॉर्डिंग तो सारी होगी। अच्छा तुम रिकॉर्डिंग देखते हो वैसे? हाँ सर। अच्छा अच्छा, मैं लेक्चर भी डाल रखे मैंने, कहाँ तक पहुंच चुके टोटल हमारे लेक्चर है ना, 30 के करीब पहुंच गए ना। हाँ सर। हाँ चलो, तो क्या ये बताओगे कि लास्ट टॉपिक क्या था? मुझे लगे मैंने आपको आयनिक रेडियस तक पढ़ा दिया था, जहां तक मेरा मानना है। लास्ट टॉपिक, एक मिनट सर वो बुक निकाल लूँ, पार्ट देख 1 लो जरा वाली। एक बार, मैं भी देख लेता हूँ कहाँ तक पढ़ाया था मैंने। पार्ट 1 वाली। आयनिक रेडियस तक पढ़ा दिया था शायद मैंने, है ना। और एक मिनट सर वो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हेडिंग डलवा के छुड़वा दिया था कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल। ऐसे ही क्या, चेक करो एक बार। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक रेडियस हो गए थे। है ना, मतलब हाँ रेडियस सर। दोनों करा दी थी, कोवेलेंट भी हाँ और सर। आयनिक भी। हाँ सर। आज चलेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लिखवा के छुड़वा दिया था। हाँ सर। चलो तो भाई, अब बात करते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो हम बात करेंगे, और उसका मानना ये होगा, तो देखना भाई आ रहा है क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आईई आ रहा है? हाँ सर। हाँ, वह थोड़ी आज राइटिंग खराब आएगी क्योंकि आज मैं हाथ से लिख रहा हूँ, क्योंकि वो ठीक है कोचिंग सर। में रह गया, मेरा भी आया मैं कोचिंग से, हम्म। तो ठीक है पैड सर। जो है वो वहीं पे रह गया, तो आज थोड़ी राइटिंग खराब हो सकती है, लेकिन जो है इतनी ऐसी लिखूंगा कि समझ आएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और मुझे लगता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये, दो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक, आयनिक, तीसरी होगी है ना, एक दो तीन चौथी, हाँ सर। हाँ सर। फोर्थ, फोर्थ है आयोनाइजेशन। पहले तो मुझे बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, अगर ये क्लास 11th की चीज है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। बॉन्ड, जो बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी होती है, मतलब किसी बॉन्ड नहीं, को आयनाइज करने की एनर्जी। आयोनाइज का मतलब क्या होता है? आयनाइज का कैसे एक्सप्लेन करूँ। मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज गेन करना या लूज करना। नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। पॉजिटिव नेगेटिव गेन लेंस करना ही तो होता देखो, है। पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब समझो, ये क्लास 11th का जो चैप्टर है ना, वो वाला पीरियोडिसिटी वाला, हम्म। वहां दी गई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी एटम को, मान लो ये न्यूक्लियस है, हम्म। न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को आप कितनी एनर्जी दो कि इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर चला जाए, ये जो एनर्जी कहलाएगी इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सही है भाई, क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। सर एक आउटर बार तो, मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। हम्म, बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, अच्छा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्यों दे रही है? अरे भाई जब प्लस, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच रहा है तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा होगा ना, तो उस हम्म। अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपको एनर्जी नहीं चाहिए होगी? बताओ भाई, तुम्हें बताओ ईमानदारी से। यस सर। हाँ, तो वो एनर्जी जो इसको बांधने के लिए रखी, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो मेरी बात क्लियर है कि नहीं? अब आप इन एलिमेंट हम्म। की बात करो, जैसे कि ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और ये बिस्मुथ है। भाई बेराम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा साइज किसका और सबसे छोटा साइज किसका है? नाइट्रोजन का वो, इसका एएस का सबसे बड़ा, नाम भूल गया, आर्सेनिक का। एस? अरे भाई ये आयन नहीं है, मैं आयनिक रेडियस नहीं पूछ रहा हूं, मैं कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा हूं।
तो बिस्मथ का फिर बिस्मथ का। हाँ, अरे साइज, अगर मैं सिंपली साइज बोलूं तो मैं कोवेलेंट रेडियस हम्म, की बात कर रहा हूँ। वो तो सिंपल ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। बेराम हम्म। नहीं पढ़ा आपने? बेराम का ये क्या कहता है? नहीं सर, वो एटॉमिक मेरे को साइज। आयनिक रेडियस लगा इसलिए। है ना, आयनिक, आयनिक में अलग हो जाएगा। आयनिक तो मैंने कल तुम्हें क्लासिक हाँ, मतलब बता ही दिया था। हाँ। कहने का मतलब ये है, अगर वो पूछे कि एटम का साइज, कोवेलेंट रेडियस, तो बेराम के अकॉर्डिंग बताना है। बेराम का ए कहता है हम्म, ऊपर से जाने पर इंक्रीज करेगा। सही है। ठीक है सर। हम्म, तो मुझे आप बताओ, मैं पहले एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नाइट्रोजन का एटम बना रहा हूँ और बिस्मिथ का एटम बना रहा हूँ। इन दोनों को देख कर आप खुद कंपेयर कर लोगे। तो नाइट्रोजन का एटम तो होगा सबसे छोटा, ये रहा छोटा छोटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन। हम्म, बिस्मिथ का एटम होगा सबसे बड़ा, यहाँ इलेक्ट्रॉन। हम्म। तो बताओ किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी किस में चाहिए होगी, बताओ। बिस्मथ वाले में। क्यों? क्योंकि उसका सबसे दूर है तो कम वो क्या कहते हैं, बॉन्ड का क्या, बॉन्ड मतलब स्ट्रेंथ कम होगी। नहीं 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 नहीं, तुम उल्टा सोच रहे हो। बताओ मुझे बताओ एनर्जी क्या होती है इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो बताओ कौन सा अट्रैक्शन जल्दी टूट जाएगा, बिस्मिथ वाला या नाइट्रोजन वाला? बिस्मथ वाला। तो बिस्मिथ में कम एनर्जी लगी या ज्यादा एनर्जी लगी? कम। कम। तो नाइट्रोजन में कैसी लगेगी फिर? अच्छा, आपने ज्यादा पूछी है कि ज्यादा किस में लगेगी? हाँ, हाँ, ज्यादा एनर्जी किस में खर्च होगी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन में, बाहर मेरे को निकालने लगा के लिए? कम पूछी है। बिल्कुल। नाइट्रोजन में लगेगी क्योंकि, ज्यादा। हाँ, क्योंकि इसमें उसकी बॉन्ड फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ अट्रैक्शन ज्यादा है। ज्यादा है ना, क्योंकि हम्म, हाँ, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पास है, बॉन्ड नहीं है। भाई एक सिंगल एटम में बॉन्ड थोड़ा ना बनेगा, चार्ज फोर्स लंबी। ऑफ अट्रैक्शन बोलो। फोर्स ठीक है ऑफ सर। अट्रैक्शन। हम्म, हाँ। और इसको अगर एक दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो बोलूंगा जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन का ज्यादा है ना। यस सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं पढ़ा आपने? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज हाँ सर, समझ गया, इलेक्ट्रॉन समझ पे गया। जो लग। हाँ हाँ, तो नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, बिस्मिथ का कम है। तो बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की या बिस्मिथ की? बिस्मिथ। अरे यार, फिर उल्टा बोल दिया। ज्यादा है। अरे सॉरी सर। इसकी ज्यादा किसकी नाइट्रोजन हुई? की। नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो क्या ऑर्डर ये आएगा कि नहीं आएगा? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की। और ये किसका ऑर्डर है? ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। बताओ ये मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ईमानदारी से बताओ, आराम से प्यार से देख लो हाँ सर, और क्लियर है। बताओ मुझे। ठीक। तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H1। पहला इलेक्ट्रॉन निकाले। मान लो एक इलेक्ट्रॉन और निकालना हो तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, या फिर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसा आप सोचो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 7, तो क्या लिखोगे आप भाई? 1s2, 2s2, 2p3। तो हम्म, आउटर मोस्ट पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। एक, दो, तीन। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा H1। हम्म। दूसरे में जो चाहिए होगी उसे बोलेंगे डेल्टा H2। तीसरे में जो चाहिए होगी उसको बोलेंगे डेल्टा H3। बताओ इनमें इनमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऑर्डर क्या होगा? डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऑर्डर क्या होगा? डेल्टा S3 सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा S2, फिर डेल्टा H1। बिल्कुल सही बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपने कैसे सोचा ये? क्योंकि वो बता, वो क्या था, वो उसमें था ना, वो भाई जैस 11th क्लास में, कि क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, हाँ, सेकंड नहीं, जैसे जैसे, एंथैल्पी ज्यादा। भाई इसका सेकंड रीजन ज्यादा देखो ना, होती है। जैसे जैसे, हाँ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता चला जाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ता नहीं चला जाएगा? हाँ सर। तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है H3, फिर उसके बाद होगी डेल्टा H2, और उसके बाद होगी डेल्टा H1। बोलो क्लियर? यस सर। भाई आप खुद सोचो, मान लो ये शिखर है, शिखर हम्म, ने अपने हाथ से दो बंदों को पकड़ा हुआ है ना? ये दो बंदे अपने हाथ से बांध रखे। तो अगर मैं एक, और एक तीसरा बंदा, चौथा बंदा यार, वो एक बंदे को छुड़ा रहा है, तो छुड़ाने में एनर्जी कुछ ना कुछ लगी, इसने छुड़ा लिया।
तो जब दो को पकड़ा हुआ था, छुड़ाने में जब ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, या फिर इसका हटने के बाद जब एक को पकड़ेगा लास्ट में, फिर उसको छुटाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी? कब एनर्जी ज्यादा खर्च होगी बताओ? दूसरे में। हाँ, क्योंकि दूसरे में शिखर क्या करेगा, आप शिखर ने अपनी पूरी ताकत एक को पकड़ने में लगा रखी है, तो इसको छुटाने में तो हालत खराब हो जाएगी। पहले दोनों को पकड़ रखा था तो उसमें वो आसानी से छूट जाएगा। तो समझ रहे हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर होते जाएंगे, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जाएगी ना इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की, जिसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। यस सर। इस वजह से एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बढ़ती चली जाएगी। सही है भाई? ईमानदारी से बताओ, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है सर। चलो, अब देखो, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 15 ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। 14 ग्रुप, अच्छा इन दोनों की एनर्जी एंथैल्पी कंपेयर करो। मान लो 15 का एक एलिमेंट ले लिया मैंने नाइट्रोजन, और 14 का एक एलिमेंट ले लिया कार्बन। कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2, 2s2 और 2p3। कार्बन का हो गया 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसके पी में तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये रे ये रे ये रे। इसके पी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 2। तो बताओ किसके पी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च होगी? 15 के। क्यों? 15 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एक, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसकी एनर्जी ज्यादा डेल्टा H1 किसकी ज्यादा होगी? इसकी डेल्टा H1 ज्यादा होगी या डेल्टा H1 इसकी ज्यादा होगी, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। पहले बार 15 वाले की। नाइट्रोजन वाली की या कार्बन की? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। रीजन? स्टेबल बॉन्ड है इसका। बॉन्ड तो यार ये बने ही नहीं यार, तुम बॉन्ड बॉन्ड बार बार बॉन्ड क्यों कर रहे हो? बॉन्ड मतलब तो ये ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। हाँ, ये बोलो ना कि इसके अंदर जो है हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसके अंदर से एनर्जी निकाल, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हालत खराब हो जाएगी। सही है? यस सर। तो किस में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी? नाइट्रोजन में। ठीक है? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जाता है। कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस सिलिकॉन में फास्फोरस की ज्यादा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। बोलो अगल बगल वालों में सिर्फ नाइट्रोजन वालों की ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ईमानदारी से बोलो, अगल बगल वालों में नाइट्रोजन की ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस सर। क्यों होगी? क्योंकि उनका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा अपने पड़ोस वाले से। हाँ सर। जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से हमारा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज्यादा हो जाएगी। मतलब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है 14 वालों से ज्यादा हो जाएगी। ये 15 वाले हैं, तो 15 हम बोल सकते हैं कि 15 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 14 वालों से ज्यादा होती है। सही है भाई? यस सर। चलो, ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। 5वीं प्रॉपर्टी है और उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN। अच्छा पहले बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, पता है, ये भी 11th की चीज है। वो कोवलेंट बॉन्ड अट्रैक्ट करने की वो टेंडेंसी होती है। नहीं, नहीं, अट्रैक्ट नहीं, किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेप्ट तरफ करने की खींचने। टेंडेंसी। हाँ, अच्छा आप बताओ, मैं यहाँ ये लिखा हूँ नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। बेराम याद है? हाँ सर। बेराम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेराम में कहाँ आती है? बेराम के अंदर या उसके अपोजिट के अंदर? एक सेकंड भी, बेराम के अंदर। बेराम के अंदर या उसके अपोजिट के अंदर? बेराम, अरे यार, अपोजिट के अंदर, अपोजिट के अंदर। अपोजिट में आती है ना? हाँ
तो बताओ ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? डिक्रीज डिक्रीज। डिक्रीज। बोलो बेराम ने मदद करी नहीं करी? यस सर। हाँ। अच्छा, लगभग लगभग एंटीमनी और बिस्मिथ जो होंगे, एंटीमनी जो बिस्मिथ होंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लगभग लगभग इनकी बराबर ही आती है। क्या आती है भैया? बराबर। बराबर। एंटीमनी और बिस्मिथ की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर ही आती है। वो क्यों आती है भाई? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो 4f के इलेक्ट्रॉन आना शुरू, बिस्मिथ के अंदर 4f के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हाँ सर। तो बिस्मिथ और 4f की होती है पुअर शील्डिंग। हम्म। मतलब 4f के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाते। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, 4f के जैसे एंटीमनी से बिस्मिथ पे कूदे तो इलेक्ट्रॉन बढ़े, किसके अंदर बढ़े? 4f के अंदर। उतने ही प्रोटॉन बढ़े न्यूक्लियस के अंदर। तो जो 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन गए हैं ये न्यूक्लियस के उन प्रोटॉन्स को कवर नहीं कर पाएंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर 40 इलेक्ट्रॉन तेजी से पकड़ के खींचेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी भी इसकी इतनी ही रहेगी, एंटीमनी से बिस्मिथ पे कोई ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एंटीमनी से बिस्मिथ जाने पर न्यूक्लियस की पावर एक्स्ट्रा नोडी बढ़ जाती है और 4f के इलेक्ट्रॉन उसको रोक भी नहीं पाते, उस पावर को। हम्म। बोलो। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्लियर है? यस सर। अगर क्लियर ना हो तो भाई पूछ सकते हो, अभी भी वक्त है। क्लियर है सर। चलो, अब मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं भाई। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? मेल्टिंग पॉइंट तो आगे 6th प्रॉपर्टी है एमपी। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। सही है। तो ये है नाइट्रोजन, ये है फास्फोरस, ये है आर्सेनिक, ये है एंटीमनी और ये है बिस्मुथ। देखो देखो भाई, नाइट्रोजन तो गैस होती है और फास्फोरस P4 सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, गैस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या सॉलिड का? P4 फास्फोरस। मेल्टिंग पॉइंट हाँ मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का। सॉलिड। गैस का तो जाहिर सी होता बात है है। सॉलिड का ज्यादा हो रहा है, गैस तो पहले से ही वो है गैस फॉर्म हम्म। में। फास्फोरस हम्म। का ज्यादा होता है। आर्सेनिक होता है नेटवर्क सॉलिड। कैसा सॉलिड होता है भाई? नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क। और नेटवर्क सॉलिड तो बहुत मजबूत होते हैं। हम्म। तो तो नेटवर्क सेल सॉलिड के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाएगा आर्सेनिक का। अच्छा, एंटीमनी और बिस्मिथ के अंदर तो भैया आर्सेनिक तो एंटीमनी है, नेटवर्क सॉलिड तो आर्सेनिक के सामने तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। आर्सेनिक का तो सबसे ज्यादा है ही। हाँ, आर्सेनिक के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाएगा। ठीक है, आर्सेनिक का तो सबसे ज्यादा है ही। आर्सेनिक का सबसे ज्यादा है क्योंकि वो नेटवर्क सॉलिड है। अब बात आई एंटीमनी और बिस्मिथ की। अब बात आई एंटीमनी और बिस्मिथ की। तो देखो जो पैटर्न जो ऑर्डर यहाँ है वही ऑर्डर यहाँ पे भाई। देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग कर दो, क्योंकि भाई एंटीमनी जब आर्सेनिक के पास है तो कुछ एंटीमनी की प्रॉपर्टीज आर्सेनिक से मैच करेंगी। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी आर्सेनिक से थोड़ा थोड़ा मैच करेगी, तो इसमें इसकी इफेक्ट आ जाएंगे। तो इसलिए एंटीमनी का बिस्मिथ से ज्यादा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। समझ रहे हो? हम्म। हाँ। तो सबसे ज्यादा किसका होता है भाई? सबसे ज्यादा होता है आर्सेनिक का। अच्छा, हम यहाँ सबको पूरे ऑर्डर में नहीं लगा सकते, सबसे ज्यादा किसका, फिर उससे कम, फिर उससे कम, है ना? ऐसा करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप देखो, मतलब अगर आप लगाने पा जाओ तो लगा भी सकते हो। भाई मुझे बताओ, बिस्मिथ तो मेटल है हाँ सर। और ये नाइट्रोजन गैस है, और फास्फोरस नॉन मेटल है। और ये बहुत मतलब ज्यादा हार्ड सॉलिड नहीं होता, बहुत सॉफ्ट सॉलिड होता है P4। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट तो आर्सेनिक का हुआ, क्योंकि वो तो नेटवर्क सॉलिड है। ठीक। फिर उसके बाद एंटीमनी और बिस्मिथ। एंटीमनी का हुआ, फिर बिस्मिथ का हुआ। भाई ये दोनों तो, एक तो ये गैस है, मतलब सबसे कम किसका होना है बताओ? नाइट्रोजन का होना है, नहीं होना है? हाँ सर।
और फिर उसके बाद फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस P4 फॉर्म में मिलता है, और P4 वो ये भी ज्यादा अच्छा खासा सॉलिड नहीं है, सॉफ्ट सॉलिड होता है। तो सबसे ज्यादा आर्सेनिक का हो गया, फिर एंटीमनी का हो गया, फिर बिस्मिथ का हो गया, और फिर फास्फोरस का हो गया, और सबसे कम नाइट्रोजन N का। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर समझ लो भाई कैसे लिखा मैंने। ये तो 3 ऑर्डर है नीचे थे लास्ट में, बस फास्फोरस नाइट्रोजन को सजा दिया लास्ट में। ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब आगे देखो, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। अब आप डेंसिटी का ऑर्डर देख लो, कितनी प्रॉपर्टी हुई? 6, 7th प्रॉपर्टी। डेंसिटी देख लो, डेंसिटी। भाई मुझे बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो बताओ, ऊपर से नीचे जाने पर मोलर मास इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा है सबका? यस सर। तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी नहीं करेगी? हाँ सर। तो सबसे कम नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, और फिर बिस्मिथ की। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाना का जवाब दो। क्लियर है सर। चलो, तो यहां पर लगभग लगभग आपकी मैंने पढ़ा दी हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ा दी सारी, है ना? कौन सी प्रॉपर्टी यस। पढ़ा दी? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दूं मैं। कुछ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कुछ ही है, ज्यादा नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी जो अभी बताई थी वे सब एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी, एटम पर डिपेंड करती थी। क्योंकि तुम देख भी रहोगे, जब मैं किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो सिंगल एटम को ही ले रहा था, एक एटम को लेके बात कर रहा था, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनेशन एंथैल्पी, फलाना ढिमकाना, ये सब। ठीक है जी। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, इस जो भी जितने भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सबके सब पॉलीएटॉमिक है। कैसे भाई? कोई भी एक नहीं मिलेगा, हमेशा एटम के साथ होगी। जैसे कि नाइट्रोजन मिलेगा N2 फॉर्म में, फास्फोरस मिलेगा P4 फॉर्म में, आर्सेनिक तो नेटवर्क सॉलिड है, लाखों करोड़ों एटम एक साथ जुड़े हुए होंगे। इसी तरीके से एंटीमनी, इस तरीके से बिस्मिथ, यानी कि सबके सब क्या है? पॉलीएटॉमिक, एक भी मोनोएटॉमिक नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, पूरे ग्रुप में नाइट्रोजन ऐसी है जो गैस है, बाकी सब क्या है? बाकी सब सॉलिड है। बाकी सब क्या है भाई? सॉलिड। सॉलिड। रिमेनिंग जो है सॉलिड। नाइट्रोजन गैस है और बाकी सब क्या होंगे? सॉलिड। दूसरा बताओ, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में क्या कहते हो? ऊपर से नीचे जाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेराम बताओ। मेटालिक करेक्टर हाँ, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। और ये बात तो मैंने बताई दी थी आपको कि नाइट्रोजन क्या होती है? गैस। इसी वजह से नाइट्रोजन फास्फोरस तो नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन फास्फोरस तो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स। आर्सेनिक, एंटीमनी, ये बात तो हो चुकी है, ये मेटलॉइड्स है। ये बात तो हो चुकी है शायद। यस सर। यस सर। और बिस्मिथ मेटल है। ये बात तो जब मैंने तुम्हें बेराम बताया था तभी बता दी थी। बोलो क्लियर? यस सर। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आप सब भी जानते हो कि ऊपर से ऐसा इसलिए होता है। मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है। भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। और एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देगा, मेटल बन जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देगा, मेटल बन जाएगा। तो क्या रीजन समझ आया कि क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्या सर, लास्ट में क्या बोला? मैं कह रहा हूं एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, हाँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। हाँ। तो अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है न्यूक्लियस से। यस सर। अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल देगा। यस सर। और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल दे उसको क्या बोलते हैं? उसको मेटल ही तो बोलते हैं भाई, यस सर। है ना? यस सर। इसलिए मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है।
नेक्स्ट क्या, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? लिक्विड का होता है। तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सब लिक्विड में आ चुके होंगे, और लिक्विड में आने पर सिर्फ और सिर्फ अब इस बात पर डिपेंड करेगा किसका मोलिकुलर मास ज्यादा है। जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो सीधा सीधा ऊपर से जाने पर इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट। देख लो भाई, क्लियर है कि नहीं? और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तो बता ही दिया मैंने। यस सर। सबसे ज्यादा आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, फिर बिस्मिथ का, फिर फास्फोरस का, और फिर नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट, है ना? यस सर। हाँ चलो। अच्छा एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स क्या होते हाँ हैं? सर, एलोट्रोप्स सेम बताओ। वो सेम फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नहीं, हाँ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी भी सेम होती है ना? हाँ, तो एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे कि कार्बन के कितने डायमंड एलोट्रोप है? डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, फुलेरेंस हुआ, ये एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। तो इसी तरीके से इसके एलिमेंट भी एलोट्रोप शो करते हैं। एक नाइट्रोजन को छोड़ दो, नाइट्रोजन के एलोट्रोप नहीं होते, बाकी सबके एलोट्रोप है। फास्फोरस के भी है ना, आर्सेनिक के भी हैं, एंटीमनी के भी और बिस्मिथ के। हमारे सिलेबस में फास्फोरस के एलोट्रोप हैं, फास्फोरस के एलोट्रोप, जो कि दो होते हैं, एक रेड फास्फोरस, एक व्हाइट फास्फोरस। हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है भाई? यस सर। हाँ, तो ये होगी बात। अब अपनी एनसीईआरटी उठाओ और वहां से फिजिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ो जरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी से लेके फिजिकल प्रॉपर्टीज तक, और फिर मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है सर। पढ़ो जरा। खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला है कि जो अभी सारे पढ़ाए वो? यहाँ से पढ़ो, आयनाइजेशन एंथैल्पी से। ठीक है। Ionization enthalpy decreases down the group due to gradual increase in atomic size because of extra stable half-filled p orbital electronic configuration and smaller size. The ionization enthalpy of the group 15 elements is much greater than that of group 14 elements in corresponding period. The order of successive ionization enthalpies as expected as is delta H1 less than delta H2 less than delta H3. Electronegativity. The electronegativity value in general decreases down the group with increase in atomic size. However, amongst the heavier elements, the difference is not that much pronounced. Physical properties. All the elements of this group are polyatomic. Dinitrogen, uh, dinitrogen is an atomic gas while all the other are solid. Metallic character increases down the group. Nitrogen and phosphorus are nonmetals. Arsenic and antimony metalloids and bismuth is a metal. This is due to decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size. The boiling points in general increase from top to bottom in the group, but the melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth. Except nitrogen, all the elements show allotropy. पढ़ लिया? हाँ सर। एलोट्रोपी तक पढ़ा? हाँ सर। अच्छा ठीक, वेरी गुड। तो बोलो, बताओ किसी भी लाइन में अगर कोई कंफ्यूजन आया हो तो मुझे पकड़ लो। नहीं सर। कंफर्म? हाँ सर। चलो, अब आ जाओ जी केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब किस में आ जाओ भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ जी। अब हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है कि देखो, जो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, जो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, जो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वो वेरी करेगी
-3 से +5 तक, इसके इस रेंज के बीच में वेरी करती है। ठीक है भाई, कहां से कहां तक? -3 से +5। ये कैसे निकाला मैंने? देखो, ये तो है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 है मैक्सिमम स्टेट। देखो, जो मैक्सिमम स्टेट आती है वो आती है आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन आती है वो क्या करो, आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन उनको 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिनिमम निकल जाएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम ऐसे निकालते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कितनी होगी? 5। मिनिमम निकालनी तो 5 को 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा? -3। तो मिनिमम आ गई। -3। बोलो, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? आगे सर। हो जाएगा। यस सर। चलो, अच्छा, जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जो ज्यादातर पाई जाती है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट COS शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो होंगी एक तो -3 ज्यादा, बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, एक +3 बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, और एक +5 बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। ये है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत ज्यादा पाई जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, ज्यादातर जो ऊपर वाले एलिमेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब आप मुझे बताओ, इसमें कौन मेटल्स की करेक्टर रखते हैं और कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल है, ये बताओ चलो। पहले दो नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड, और आखिरी दो वो आखिरी मेटल बिस्मथ मेटल। हाँ, तो मेरा आपसे नाइट्रोजन सवाल फॉस है, हाँ सही, ये नाइट्रोजन फास्फोरस तो नॉन मेटल हुए, बिस्मिथ मेटल हुआ, तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है या इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की होती है? लूज करने की। लॉस। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बिस्मिथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करेगा या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस तो नेगेटिव दिखाता है, यानी कि -3 नाइट्रोजन फास्फोरस आराम से दिखा देते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन जो है लेना पसंद करेंगे। जबकि बिस्मिथ मेटल है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। तो -3 की जो स्टेबल -3 जो होते हैं जनरल नाइट्रोजन फास्फोरस दिखाते हैं, और जैसे मैं ऊपर से नीचे जाता हूं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो स्टेबिलिटी है, मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? अरे बिस्मिथ तो -3 दिखाएगा ही नहीं, तो -3 तो अनस्टेबल हो गया ना बिस्मिथ के अंदर। हाँ सर। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीमेंट इन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ बिस्मिथ। ऐसी वजह समझ आई ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार क्योंकि बता ऊपर दीजिए। से भाई, हाँ, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मिथ क्यों नहीं दिखा रहा है, तुम खुद बताओ चलो। क्योंकि वो +3 उसके लिए वो है, मतलब वो लूज करना पसंद करता है। तो बस, तो जवाब तो मिल तो गया तुम्हें। तो बिस्मिथ -3 के साथ स्टेबल हो गया, बिस्मिथ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल होगा, बताओ चलो। प्लस के साथ। प्लस के साथ। तो यही तो बात बोल रहा है वो, कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती जाएगी। अब बताओ मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या सर? जब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो एबिलिटी है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटती चली जाएगी। यस सर। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है सर। बिस्मिथ बहुत मुश्किल में -3 दिखाएगा, ये बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। है ना? बहुत रेयर मिलता है और बन ही नहीं पाता मैक्सिमम। हाँ, तो एक बात तो ये, दूसरी बात जो हमारी सामने निकल के आ रही है वो ये है, अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट जानते हो आप क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ। एक सेकंड सर। है जब क्या कहते 11th हैं, में है ना दो ये? इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वो शेयर नहीं करते,
ये 11th में है ना, ये भी हाँ भाई, ये भी तो जो 11th में है ना ये वाली चीज। हाँ सर, जो आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन अनशेड रहते हैं उनके इलेक्ट्रॉन, उसकी टेंडेंसी को। हाँ हाँ, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनर्ट हो जाते हैं। हम्म, ऐसा क्यों होता है भाई, आप खुद सोचो। मालूम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। हम्म, मुझे बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एक प्लस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन हम्म, निकालूंगा दो प्लस चार्ज, तीन निकालूंगा तीन, हम्म, और पांच निकालूंगा तो प्लस पांच प्लस फाइव चार्ज आएगा। बोलो। यस सर, यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ, बिस्मिथ, देखो अगर मैं इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूं तो नाइट्रोजन का लिखूंगा 2s2 2p3, और इसका लिखूंगा 2 3 4 5 6। बिस्मिथ का लिखूंगा 6s2 6p3, और एंटीमनी का लिखूंगा 5s2 5p3। तो अब आप मुझे बताओ, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मिथ कब दिखाएगा? जब ये पांचों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दो भी और तीन सारे, तभी तो दिखाएगा। हाँ सर। तो लेकिन आप खुद सोचो, जब नाइट्रोजन से बिस्मिथ पाया तो जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ गया? जेड इफेक्टिव बढ़ा नहीं बढ़ा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस सर। तो बिस्मिथ का बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि बिस्मिथ के अंदर 4f में इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4f की शील्डिंग खराब होती है, तो न्यूक्लियस धमाकेदार खींच पकड़ के खींचता है बाहर के इलेक्ट्रॉन को। तो देखो बिस्मिथ क्या करेगा, ये जो अंदर के दो इलेक्ट्रॉन है और बाहर के जो तीन है, तो बिस्मिथ के जेड इफेक्टिव बढ़ने से इनको पकड़ के मजबूती से बांध लेगा, जिसकी वजह से बिस्मिथ के इन दो इलेक्ट्रॉन को वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे या तीन ही का लॉस होगा, तो ये हद से +3 दिखाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। लेकिन एंटीमनी थोड़ा ऊपर है, तो इसका जेड इफेक्टिव कम होगा। तो ये, अगर मैं दोनों में बात करूं कि एंटीमनी बिस्मिथ कौन आसानी से अपने पांचों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो एंटीमनी जल्दी छोड़ देगा ना पांचों, यस सर। हाँ क्योंकि एंटीमनी का जेड इफेक्टिव कम है। तो एस पे जेड जेड इफेक्टिव कम लग रहा है, ये क्या आएगा भाई, चलो कोई बात नहीं, आप भी जाओ। तो अगर मैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो अगर मैं एंटीमनी की +5 की बात करूं और बिस्मिथ की +5 की बात करूं, बताओ कौन +5 में ज्यादा स्टेबल होगा? बिस्मिथ खुश होगा या एंटीमनी खुश होगा? बिस्मिथ तो एंटीमनी। एंटीमनी। अरे बिस्मिथ तो दो इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ ही नहीं रहा है, हाँ सर। +5 तो मुश्किल से दिखाएगा, ये बस मैक्सिमम +3 दिखाता है। बिस्मिथ का एकमात्र एक कंपाउंड है जिसमें उसकी ऑक्सीजन स्टेट +5 होती है, बाकी सब में +3 हो गया है, जो कि है BiF5, इसमें होती है +5। बाकी जितने भी कंपाउंड है बिस्मिथ के, सब में +3 होती है। तो यस सर। प्लस, क्या मैं बोल सकता हूं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में डिक्रीज कर रही है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस सर। ईमानदारी से बताओ भाई। बता दो एक बार। देख लो भाई, प्लस, अरे अभी तो बात आई, तुम इस पे स्टेटमेंट पे आते ही घबरा जाते हो। मैं बोल रहा हूं एंटीमनी और बिस्मिथ में +5 के साथ कौन खुश है? +5 के साथ एंटीमनी। एंटीमनी। तो क्या +5 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर घटी या नहीं घटी? तभी तो बिस्मिथ खुश नहीं है। यस सर। जो चीज खुश है वो स्टेबल है ना, जो चीज खुश नहीं है वो कम स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी नहीं गई, घट गई +5 के ऊपर से नहीं जाने पर। तो वही हाँ तो सर। बात लिखी मैंने, इसमें घबरा क्यों रहे हो ठीक है इतनी? सर। हाँ, अब ये बात देखो, नाइट्रोजन जो होता है, कि जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1, +2 एंड +4। जब ये ऑक्सीजन से जाके मिलता है तो इन तीन फॉर्म में पाया जाएगा आपको नाइट्रोजन। +1 में पाया जाएगा, +2 में पाया जाएगा, और +4 में पाया जाएगा। जहां जबकि फास्फोरस जो है जनरली आपको +1 में दिखेगा जनरली, एंड +4 में दिखेगा। किसमें? ऑक्सो एसिड में, मतलब ऑक्सीजन वाले कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड बोलते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। हाँ, चलो।
दूसरा रीजन, जब भी आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 के बीच में देखो, जब भी आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 के बीच में कभी भी दिख जाए, है ना, +1 से +4 के बीच में, तो उसको डिसप्रपोर्शनेट कराना। आपको क्या कराना भाई? डिस्प्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? सर गलत ही एक बार बताऊंगा, एक बार बता दीजिए। एक डिस्पर्सन का मतलब होता है एक बार नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दो और एक बार घटा दो। जैसे कि आप HNO2 लो, नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताओ, तुम बताओ। HNO2 में क्या बताना है? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट HNO2 में +3। +3, 2 दूनी 4, हाँ बिल्कुल सही, +3 -, तो क्या +3 1 और 4 के बीच में है? यस सर। तो क्या इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। एक बार डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक बार ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगी, एक बार बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो हो जाएगा HNO3, और जब घटेगी तो हो जाएगा NO, बस, और वाटर साथ में बन जाएगा। तो जब बढ़ी तो हो गया +5, और जब घटी तो हो गया +2। देखो, एक बार इंक्रीज कर गई, एक बार डिक्रीज कर गई। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर एक बार इंक्रीज करती है और एक बार डिक्रीज करती है, उनको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और जो ऐसा करते हैं उनको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट, मतलब इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है सर। और पर्टिकुलर कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेट होता है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। क्लियर है सर। बोलो, क्लियर है? यस सर। चलो, अच्छा, फास्फोरस की भी ये कहानी थी। मैं इसको यहाँ स्टार्टिंग से ले देता हूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देखो, हाँ, ये रफ कर देता हूँ। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +1 से +4 थी इसकी भी। यस सर। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन इन दोनों में से अगर किसी के बीच में होगी, वो भी डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, है ना? वो भी क्या यस करेगा? सर। डिस्प्रपोर्शनेशन। और किस किस में चला जाएगा? एक +5 वाली में चला जाएगा और एक -3 वाली में चला जाएगा। सही है भाई? यस सर। चलो, लेकिन ऐसा नाइट्रोजन फास्फोरस में तो होता है कि +4 से +1 के बीच में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमारी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की, तो आर्सेनिक की बात करूं, एंटीमनी की बात करूं और बिस्मिथ की बात करूं, क्या आपको पता है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो +3 तो स्टेबल होती जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, और +5 अनस्टेबल होती है। पता है ये बात आपको? यस सर। भाई, अगर मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की +3 की बात करूं तो बताओ, +3 की सबसे ज्यादा स्टेबल किसकी होगी? बिस्मिथ की होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बिस्मिथ 2 यस सर। इलेक्ट्रॉन तो पकड़ के खींच लेगा, +3 ही निकालेगा, तो 3 सबसे स्टेबल हुई ना बिस्मिथ की। यस सर। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनकी तो +3 इतनी स्टेबल होती है कि ये क्या करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते ही नहीं है। भाई, नाइट्रोजन फास्फोरस तो इसलिए दे देते हैं क्योंकि उनकी +3 स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल करने के लिए दुनियादारी करते रहते हैं वे अपनी, है ना, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर। जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये अपनी +3 में स्टेबल होते हैं, ना कि डिस्प्रपोर्शन देना ये पसंद करते हैं। सही है भाई? यस सर। चलो, अब थोड़ी कोवैलेंसी भी देख लेते हैं, मतलब ये हो गया। नेक्स्ट पेज है कोवैलेंसी। देखो, नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी तो 3 होती है जब ये न्यूट्रल फॉर्म में होगा, है ना?
यस सर। और वैसे वैलेंसी 4 होगी जब इस पर चार्ज रहेगा, यानी कि कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज की केस में इसकी 4 हो जाती है वैलेंसी। ठीक है भाई? है? यस सर। जैसे कि एग्जांपल सोचो, अगर मैं अमोनिया लिखूं, अमोनिया, अमोनिया में कितने बॉन्ड बना रखे हैं? बताओ कितनी वैलेंसी लग रही है अमोनिया में इसकी? 3 लग रही कि नहीं लग रही? क्योंकि 3 बॉन्ड बना रखे। यस सर। लेकिन अमोनियम आयन देखो, अमोनियम आयन जहां पर नाइट्रोजन प्लस आ जाता है, इसमें अमोनियम आयन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 4 बना रखे, नहीं बना रखे? यस सर। यहाँ पे वैलेंसी 4 और यहाँ पे वैलेंसी 3, ऐसी होगा। तो यस सर। नाइट्रोजन जब न्यूट्रल होगा तो 3 दिखाएगा, और उसमें प्लस चार्ज हो जाएगा तो +1 चार्ज होगा तो +4 दिखाएगा। बोलो क्लियर? यस सर। चलो, अब जैसे मैं नाइट्रोजन से आता हूं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, क्या इनके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी आना शुरू हो जाएगा? यस सर। तो ये तो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं डी के अंदर। यस सर। अरे यार देखो, खुद समझो आप, देखो इतना बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन है, 7 है, क्या है भाई? 1s2, 2s2, 2p3। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो बोलो बॉन्ड बनाने के लिए 3 ही तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। बाकी एस के अंदर जो 2 है वो तो पेड है, तो 3 ही तो वैलेंसी दिखाएगा जब न्यूट्रल होगा। और जब प्लस चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो जब भाई प्लस चार्ज होगा तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब ये बाहर निकल जाएगा तो फिर तो 4 दिखाएगा ना, 1 2 3 4। यस सर। और जब तक बाहर नहीं निकला है तो ये सिर्फ 3 वैलेंसी दिखाएगा, यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में 3 दिखाता है, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तब 4 दिखाएगा। अब लेकिन आप फास्फोरस को एज्यूम करो, फास्फोरस, फास्फोरस का आउटर मोस्ट को लिख रहा हूं मैं, 3s2 3p3, लेकिन फास्फोरस में तो डी भी होता है ना, 3d। तो सोचो फास्फोरस न्यूट्रल फॉर्म में 3 तो दिखाई सकता है, न्यूट्रल फॉर्म में, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी 3। डी पूरा खाली पड़ा है, 1 2 3 4 5। लेकिन ये है नॉर्मल ग्राउंड स्टेट। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाएगा, तो क्या आपको 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे? नहीं दिख रहे? यस सर। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कितनी वैलेंसी दिखाएगा? 3, वो सॉरी 5। 5। हाँ 5। तो देखो फास्फोरस 3 भी दिखा सकता है जब ग्राउंड स्टेट में हो, फास्फोरस 5 भी दिखा सकता है जब एक्साइटेड स्टेट में हो। ठीक है? मान लो आपने फास्फोरस को 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, तो फास्फोरस तो 6 भी दिखा सकता है। ये pF6 माइनस में देख लो, फास्फोरस 6 दिखा रहा है, क्योंकि फास्फोरस को आपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये रहा पी ने माइनस नेगेटिव। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट में फास्फोरस, तो 6 बॉन्ड बनाएगा, तो जो बना भी रहा है pF6 माइनस 1। बताओ भाई, यस सर। क्लियर है? क्लियर सर। चलो, अब एनसीईआरटी ओपन करो, पढ़ना शुरू करो। पैराग्राफ, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, इतना पढ़ो। The common oxidation states of these elements are -3, +3, and +5. The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size and metallic character. In fact, the last member of the group, bismuth, hardly forms any compound in the -3 oxidation state. The stability of +5 oxidation state decreases down the group. The only well-characterized bismuth 5 is B compound is BiF5. The stability of +5 oxidation state decreases and that of +3 state increases due to inert pair effect down the group. Nitrogen exhibits +1, +2, +4 oxidation states also when it reacts with oxygen. Phosphorus also shows +1 and +4 oxidation states in some oxoacids. In the case of nitrogen, all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution. For example, 3HNO2 gives HNO3 plus H2O plus 2NO.
Similarly, in case of phosphorus, nearly all intermediate oxidation states disproportionate into +5 and -3 both in alkali and acid. However, +3 oxidation state in case of arsenic, antimony, and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation. Nitrogen is restricted to maximum covalency of 4 since only 4 1s and 3p orbitals are available for bonding. The heavier elements have vacant d orbitals in the outermost shell, which can be used for bonding covalency and hence expand their covalence as in PM6 negative. बताओ भाई, पूरे पैराग्राफ में अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। एक मिनट से दोबारा रीड कर लो दोबारा रीड, अभी तो टाइम है, आराम से रीड करो, एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है सर? क्लियर है? यस सर। है? यस सर। अच्छा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, अभी भी टाइम है। नहीं सर। चलो, तो अब यहाँ से पढ़ाऊँ अभी या नेक्स्ट टॉपिक कल ही पढ़ लेंगे, टाइम हो रहा होगा तो। एनामिलस बिहेवियर और पढ़ाना, ये तो कल अलग पढ़ लेंगे क्योंकि वरना फिर बीच में छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एनामिलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ये कल शुरू करेंगे अब, ठीक है? ठीक है सर। चलो, तो कल मिलते। अब तो ऑफलाइन कह रहे हैं तुम्हारे पापा, तो 16 या 15 अगस्त से मैं तुम्हारे घर आना शुरू कर दूंगा, 15 अगस्त से, ठीक है भाई? 15 या 16 अगस्त से। ठीक है। हाँ, कल आया था ना फोन। अच्छा, ठीक है सर। तो 15 से करूंगा, अभी तो हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था मुझे कहीं जाना बाहर अभी, इसलिए जो है ठीक है सर। जब मैं आ जाऊंगा तभी उसके बाद ही शुरू करेंगे फिर। ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके। सर।